अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अशर। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, वज़राए आला, इसके अलावा वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शरीक हुई, जिसमें मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है इस हवाले से गौर व फिक्र किया गया। वैसे अगर देखा जाए तो हुकूमत की और अस्करी क़यादत की मईशत के हवाले से जो कोशिशें हैं, जो इक़दामात हैं, उससे जो नताइज सामने आ रहे हैं वो खासे हौसला अफजा हैं। मुल्क की मईशत के जो आशारिये हैं वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। आज भी हमने देखा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हुआ, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। तो अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है मईशत की वो खासी बेहतर है। और आज फिर आर्मी चीफ ने इस आज़म का इजहार भी किया है कि जो मुआशी सूरत हाल है उसमें पूरी तरह से हुकूमत का ताउन किया जाएगा। इसके अलावा मुआशी मैदान से तो अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन जो सियासी मैदान है वो खासा गर्म है। और ख़ास तौर पर अगर बिलावल भुट्टो के बयानात की बात की जाए तो वो आजकल खासे चर्चे उसके देखने में आ रही हैं। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं और जो बुज़ुर्ग सियासतदानों का तर्ज़ अमल है उसको ख़ास तौर पर उनकी जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब जो मुल्क है वो पुरानी सियासत पर नहीं चल सकता है, इसके लिए नई क़यादत को आगे आना होगा। और उन्होंने ये भी कहा, बल्कि साफ साफ कहा कि उन्हें मौका दिया जाए कि वो वज़ीर आज़म बने और मुल्क की खिदमत करें। लेकिन एक ज़रदारी साहब के इंटरव्यू ने सारी जो सियासी सूरत हाल थी उसको तब्दील करके रख दिया। उन्होंने ये कहा कि अभी बिलावल सीख रही हैं, बाप होता है। ये भी वाज़े कर दिया कि अब जो टिकट मिलेंगे जिन रहनुमाओं को वो भी बिलावल के दस्तखत से नहीं मिलेंगे, बल्कि उस पर भी ज़रदारी साहब के दस्तखत होंगे। तो जो सीनियर क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो भी आजकल बिलावल भुट्टो की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं बुज़ुर्ग सियासतदानों के हवाले से, वो उससे इत्तेफाक नहीं करती हैं। फिर हमने ये भी देखा कि आज ये खबर आई है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो दुबई रवाना हो गए। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी जो तस्वीर हैं वो भी चेंज कर दी, बेनज़ीर भुट्टो के साथ तस्वीर लगाई। और अब ये खबर भी आई कि ज़रदारी साहब भी दुबई जाएंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी वाकई अंदरूनी तौर पर कुछ इख्तलाफात का शिकार है? इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ जो परवेज़ खटक हैं उनकी जानिब से आज एक बयान दिया गया, वो बयान खासा हैरत अंगेज़ है। उन्होंने मुराद सईद और साबिका तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुल्क का मुजरिम करार दिया और उन्होंने चेयरमैन PTI को फ़िरौन भी करार दिया। तो देखें सियासत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। जो कल के दोस्त होते हैं वो आज के किस कदर बड़े दुश्मन भी बन जाते हैं। तहरीक इंसाफ के जो हालात हैं वो यकीनन मुश्किल हैं। एक जानिब उनकी जो क़यादत है वो जेलों में है, दूसरी जानिब उन पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए टाइम दे दिया गया है कि 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएँ, जिस पर हमने ये भी देखा कि हामिद खान की जानिब से कहा गया है कि उनकी जो मरकज़ी क़यादत है वो तो कैद है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं, ये कि यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जस्टिस एजाज अनवर की जानिब से भी आज ये रिमार्क्स किए गए तहरीक इंसाफ के हवाले से कि तमाम सियासी जमातें हैं जो कि जलसे कर रही हैं। हमने देखा कि नून लीग भी कर रही है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी कर रही है, दीगर सियासी जमातें भी कर रही हैं। लेकिन जब बात तहरीक इंसाफ की आती है तो डिप्टी कमिश्नर साहब को दफ़ा 144 नाफिज करने का ख्याल आ जाता है। ये भी आज एक अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। बलूचिस्तान की सियासत पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ दिन पहले नवाज शरीफ बलूचिस्तान गए, वहाँ से 30 अहम शख्सियात ने मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो मिलकर आगे चलने का फैसला कर लिया। तो आखिर नवाज शरीफ को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी हवाले से बात करेंगे कि मुल्क में मुआशी सूरत हाल कैसी है, इसके अलावा सियासत में आजकल क्या चल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किसका साथ दे रहा है, इसके असरात क्या होंगे। हमारे मेहमान भी एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे और उससे हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज अब हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आइंदा चंद रोज़ में सरमायाकारों को खुशखबरी मिलेगी। आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, उसमें कुछ अहम मामलात मईशत के हवाले से डिस्कस किए गए हैं, कुछ अहम फैसले भी किए जाएंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं खिलदा साहब, PMLN के रहनुमा हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। नादिर कबूल साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा लियाकत शाहवानी तजियाकार हमारे साथ हैं। इसके अलावा नुसरत हारिस तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप चारों मेहमानों
मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले खिलदा साहब बताइएगा, आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, मईशत की सूरत हाल पर गौर किया गया, फिर हुकूमती कोशिशें, निगरान हुकूमत की कोशिशें, इसके अलावा अस्करी क़यादत की कोशिशों से हम मजमूई तौर पर अगर देखें तो मुआशी मैदान से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में मजीद हम क्या उम्मीद रखें? बड़ी मेहरबानी। देखें, जो हमने 16 महीने की हुकूमत की थी, इत्तेहादी हुकूमत थी, तमाम जमातों ने जो इमरान खान की हुकूमत को एक नो कॉन्फिडेंस मूव के तो ख़त्म ही इसीलिए किया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की नेज पे आके पहुंच गया था। मुल्क को मुआशी चैलेंजेस जो थे वो दरपेश थे, तो इसलिए हमने सबने मिलकर इस हुकूमत को संभाला और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने मुश्किल फ़ैसले ज़रूर किए, जिन पे हमारी तनकीद भी हुई, हमारे वोटर सपोर्टर पे भी असर। हमने शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अपनी सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दे रहा हूँ। तो जो हमने मुश्किल फ़ैसले किए थे, ये तसलसल है। आज जो अगर इसमें हमें कामयाबी मिल रही है, उसकी कई यही वजूहत है मेन, कि हमने जो वो फैसले किए थे, जो जिस लाइन पे हमने जिस जगह पे हम मुल्क को लेके जा रहे थे, वो सही सिमत थी। और उसके जो अभी जो मतलब जिस तरह आप कह रही है कि इस हुकूमत ने भी उसने और जी। उनकी रिट को अमल दरामद किया है, जो ऑपरेशन किए गए हैं उसके नतायज हैं। तो बिल्कुल ये और आज भी मुआशी चैलेंज है, उनको निमटने के लिए जो निगरान हुकूमत कोशिशें कर रही है। और निगरान हुकूमत भी हमने एक कानून साजी करके दी, जी। जिस पे हमें तनकीद हुई थी। हमने कहा था कि निगरान हुकूमत को, निगरान वज़ीर-ए-आज़म को वो इख्तियारात इंटरनेशनल जो हमारी कमिटमेंट है, या जिस तरह IMF अभी आई थी, इस तरह उनको भी हमने बड़ा रास्ता निकाल के दिया था। सही। डे टू डे जो बिजनेस है गवर्नमेंट का, उसको आगे बढ़ाएं। तो ये तसलसल है उस हुकूमत का जो आज मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। और ठीक। आने वाले इलेक्शन के बाद मज़ीद इसमें जो है पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होगी। ठीक है। जो स्टेबिलिटी आज हुई है, उसकी वजूहत ये भी है कि जो मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते थे, जिन्होंने 9 मई किया, वो आज कानून का सामना कर रहे हैं। और लोगों को अब यकीन हो गया है कि मुल्क बनाने वाले कौन है, मुल्क बचाने वाले कौन है, खुशहाली कौन ला सकता है। तो ये बिल्कुल बयां है उस हुकूमत की पॉलिसियों का, हमारी शहबाज शरीफ साहब का और इत्तेहादियों की हुकूमत का। ठीक है। नादिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपको मुल्क की मईशत सही समत में जाती हुई नज़र आती है, और क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इसका क्रेडिट सिर्फ किसी एक को नहीं दिया जा सकता, सबकी मुश्तरका कोशिशें हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ तक तो आपकी बात सही है कि सबकी मुश्तरका कोशिश है इसमें। जो हमारी हुकूमत थी, कोalition गवर्नमेंट, उसका भी एक बड़ा किरदार है कि उन्होंने सही सिमत में छोड़ कर गए हैं। डायरेक्शन हम देकर गए हैं निगरान हुकूमत को, और निगरान हुकूमत ज़ाहिर-सी बात है तमाम इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट इस वक़्त एन्जॉय कर रही है। तो इस वजह से निगरान हुकूमत भी सिचुएशन को कंट्रोल करने में एक स्पेशली सिंस IMF के साथ जितने भी कंडीशंस जो IMF के थे, वो हमारी जो हुकूमत थी 16 महीने की, उसमें हम तमाम जो IMF की शराइत थे उसको हमने पूरे किए थे। तो उसके बाद IMF के जब पैसे मिले तो उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आई है। और फिर आपने देखा कि आर्मी चीफ साहब भी बिजनेस कम्युनिटी से मिले, उन्होंने भी बड़ा कॉन्फिडेंस दिया बिल्कुल। हमारे मुल्क के तमाम बिजनेस कम्युनिटी को। और मगर ये मैं कहना चाहूँगा कि फ़रवरी 8 तक ही निगरान हुकूमत इस सिचुएशन को आई थिंक कंट्रोल कर सकेगी। और जैसी नई इंशाल्लाह मुंतखब हुकूमत आएगी आवाम के वोट लेकर, उसके पास ही मैंडेट होगा, उसके पास ही अथॉरिटी होगी, और उसके पास ही विल पावर होगा कि वो मज़ीद आवाम के लिए रिलीफ लेकर आए। निगरान हुकूमत की जो जो मैंडेट है वो बेसिकली एक साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन कराने का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो उम्मीद यही है कि इलेक्शन इंशाल्लाह जल्दी साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से हो जाए। उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी वो सही। फिर मज़ीद फ़ैसले करेगी और मज़ीद ठीक। इस्तेहकाम भी लेकर आएगी इकोनॉमी के ऊपर, और सही। आवाम को रिलीफ भी देकर बिल्कुल ठीक है। बैठेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लियाकत साहब, जैसे कि अभी नादिर साहब ने कहा कि निगरान हुकूमत की तो ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाए, लेकिन आज हमने देखा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एपेक्स कमेटी के इजलास में ये कहा गया है कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर कर रहे हैं और PIA की निजकारी पहली तरजीह है। तो क्या निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो इदारों की निजकारी कर दे सरकारी?
जी, कुछ इख्तियार तो प्रीवियस असम्बली ने इनको दिया है, और एक बात साबित हो रही है कि निगरान हुकूमत ने 90 डेज़ में अब तक तकरीबन 3 महीनों में जितना डिलीवर किया है, प्रीवियस 16 महीनों में प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी शहबाज शरीफ साहब के डिलीवर नहीं कर सका। उससे पहले 2018 से अब तक 3.5 साल में जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो भी डिलीवर नहीं कर सकी। उसकी वजह एक है कि ये साबित होता है केयर टेकर गवर्नमेंट में जब आप पॉलिटिकल कंप्रोमाइज का शिकार नहीं होते, पॉलिटिकल पार्टीज के मफादात को नहीं देखते, वर्कर्स के मफादात को नहीं देखते, और किसी खास इंटरेस्ट ग्रुप के मफाद को नहीं देखते, और अनकम्प्रोमाइज तौर पे आप जब फैसले करना शुरू कर देते हैं तो फिर उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। डॉलर स्मगलिंग के साथ ही डॉलर का रेट जो है वो कम होना शुरू हुआ। उसके बाद सनतकारों का जो है एक एतमाद में इजाफा हुआ, और आपने देखा कि बिजनेसमैन इन्वेस्टर सामने आए, और आप देखें स्टॉक्स मार्केट में जो है बेहतरी नजर आ रही है। इसी तरह गुड्स आइटम्स कुछ कीमतें उनकी कम हुई हैं, ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, जिसकी वजह से 2 महीनों में आप देखें लोगों में एक इत्मीनान मौजूद है। तीसरा ये कि जो प्राइवेटाइजेशन है कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट्स जो है ये करते रहे, इस पर कोई बार नहीं है, और ये जो सख्त फैसले हैं ये सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट ही कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज की जो है या वो जागीरदारों के मफादात आड़े आ जाते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट के आते हैं, चूंकि उनके इन्वेस्टर भी होते हैं, उनके पार्टी के एमएनएस भी होते हैं, एमपीएस भी होते हैं, वो जो है गवर्नमेंट को जो है इस तरह के फैसले करने नहीं देता। तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, चूंकि लेकिन किसी खास तबके हाल में पहुंचाने वाली है वो तो हुकूमत ही होती है ना, सियासी जमातें होती हैं जो इदारों को इस हाल तक पहुंचा देती हैं। इस साल तक तो पहुंचाया उन्होंने ना, लेकिन इस साल से मजीद वो उसको खराब तो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो कंप्रोमाइज हैं वो बड़े डिसीजन नहीं ले सकते। केयर टेकर गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। मैं तो ये समझता हूं कि निजकारी का जो मसला है ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। इसमें ये इश्यू सामने आ जाते हैं जो सरप्लस जॉब्स जिनके हैं उनके जॉब्स को खतरात लाक होते हैं, वो स्ट्राइक कर देते हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के उनके साथ वो पार्टीज के विंग्स होते हैं, लेबर यूनियन, वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट को ये फैसला भी करना चाहिए। इसके अलावा जो आपके मार्केट्स पे जो टैक्स नहीं है बहुत सारे सेक्टर्स में, उन पे टैक्स इंपोज करना चाहिए। जो ज़रूरी टैक्स है जागीरदार वो नहीं देते, और हमारी पार्टीज जो है, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट में आ जाए, कोई भी पार्टी, वो जो है फ्यूडल्स की वजह से जो है ज़रूरी टैक्स नाफिज नहीं करते, कंप्रोमाइज हो जाते हैं। और कोर्ट में भी कोई एक ऐसा एक फैसला आया था शरीयत कोर्ट में, तो ये इश्यूज हो जाते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट को वो सारे सख्त फैसले करने चाहिए जो इस मुल्क के मुफाद में है, मुल्क की मईशत के मुफाद में है, मुल्की इदारों के मुफाद में है। ये तमाम फैसले करने के बाद जब इलेक्शन हो, नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आए, तो उनके लिए काफी लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद होगा। आपके 198 के करीब ऑटोनॉमस बॉडीज और कॉर्पोरेशंस है, जिसमें बहुत सारे रेवेन्यू जनरेशन के बजाय वो सफेद हाथी बन गए हैं और बर्डन बन गए। पीआई देखें, आम एक बस, आम एक रिक्शा, आम एक टैक्सी भी सुबह जब घर से निकलता है, टैक्सी ड्राइवर वो कुछ कमा के घर जाता है। यहाँ पे हमारे बड़े बड़े जो जहाज हैं वो जो है पैसे कमा के नहीं दे रहे, उल्टा जो है गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। उनके पास कभी फ्यूल के पैसे नहीं है, कभी जो है एयरपोर्ट के इंटरनेशनल जो है ना, जो आपकी फ्लाइट्स है वो टैक्स उन्होंने पे नहीं किया होता है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम में खराबी है, और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो एक डायरेक्शन में ठीक चल रही है। और अगर इसी तरह ये आगे चलता है, चूंकि अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, एंड ऑफ द डे इलेक्शन में तो होने हैं, लेकिन उससे पहले जो भी गवर्नमेंट आए, जिस भी जमात की आए, उसके लिए ये बेहतर होगा, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट जिस डायरेक्शन पे चल पड़ा है, ये आने वाले गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड उनको बना के देगा। और वो फिर इन पॉलिसीज को अगर कंटिन्यू करते हैं तो आप यकीन जानिए नेक्स्ट जो रिजीम होगी जिस गवर्नमेंट की, जिस पार्टी की, वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में जो है ना काफी पेशरफ्त का पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम होगा। ठीक है, अच्छा नुसरत साहिबा, अभी जैसे कि लियाकत साहब भी बात कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत की अब तक की काविशें हैं और कोशिशें हैं जिसकी वजह से आज मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। आपको क्या लगता है सिर्फ निगरान हुकूमत का ही कमाल ही है, दीगर इदारों ने भी तो मदद की है मईशत को इस्तेहकाम दिलाने के लिए आज जहाँ हमारी मईशत खड़ी है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ बहैसियत पाकिस्तानी कि मुझे नहीं लगता कि हमारी मईशियत कुछ मुस्तहकम हुई है। हाँ, हम जो डिफ़ॉल्ट के बातें सुनते रहते थे उससे निकल आए,
لیکن آپ معیشت کو مستحکم ہونا کس کو کہتے ہیں؟ کب ہوتی ہے آپ کی اکانومی مستحکم؟ جب ہوتی ہے جب لوگوں کو ان کا روزگار پراپر ملتا ہے، جب لوگوں کو ایسی زندگی ملتی ہے ایٹ لیسٹ کہ ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ ہمارے پاس تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ آج عام پاکستانی کتنی زیادہ پرابلمز میں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے یہ ضرور کہا تھا، ان کی ضرور شرائط تھیں، لیکن ان کا جو اگر آپ اس شرائط کی کلازز میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو بڑی مچھلیاں ہیں، بگ فش ہیں، اس کو آپ اس نیٹ میں لے کر آئیں تاکہ آپ کی اکانومی بہتر ہو۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انفارچونیٹلی ہمیشہ کی طرح جو ایک پریسیڈنٹ پاکستان میں رہا ہے کہ جتنا برڈن ہے وہ عوام پر آتا ہے، وہی عوام پر آیا، عوام ہی ٹیکس نیٹ پہ آئے گی، عوام ہی ساری چیزیں بھگتے گی اور عوام ہی جو ہے اسے فیس کرے گی۔ آپ نے خود بھی یہ شاید پڑھا ہوگا، یہ پچھلے دنوں خبر تھی کہ جی ہمارے ہاں جو ایک پروونشل اسمبلی ہے، ایک کسی بھی صوبے کی، اس کا ایک دن کا خرچہ 2 کروڑ روپے ہے۔ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یعنی 4 صوبائی اسمبلی جو ہے 2 کروڑ 2 کروڑ 2 کروڑ 2 کروڑ 8 کروڑ کا ایک دن کا خرچہ ہے پاکستان میں۔ وہ ملک جو ڈیفالٹ ہونے والا تھا، وہ ملک جس کی اکانومی کا کوئی پلان نہیں ہے۔ آپ اتنے عرصے سے پروگرام کر رہی ہیں، میں ڈیفرنٹ پروگرامز کرتی ہوں، کیا آج تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی اکنامک پلان ہے پاکستان کا جس پہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں کہ اقتدار کسی کے بھی پاس آئے، آپ اپنی طریقے سے جو پالیسی لگانا چاہیں، لیکن اکنامک پالیسی آپ کی ایک ہوتی ہے۔ جن ممالک نے ترقی کی، جو ممالک آگے بڑھے، ان کی ایک اکنامک پالیسی تھی، ان کو پتا تھا ہم نے سیکریفائسز کیا کرنے ہیں، ان کو پتا تھا ہم نے کن چیزوں کو لے کر چلنا ہے، کن کو نہیں لے کر چلنا۔ ابھی بھی جس حد تک بھی ہماری اکنامک کنڈیشن بہتر ہوئی ہے، جو آپ کے سوال کا جواب ہے، دیکھیے اس میں کسی بھی گورنمنٹ کا کوئی ایز سچ خاص کردار نہیں ہے۔ اس میں جو کردار ہے وہ جب سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب آئے ہیں، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر کی بھی جو اسمگلنگ ہے، جو ریٹ ہے، اس کو ایک جگہ پہ لایا گیا ہے، بلکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشنز کے بعد جو ان کا لانگ ٹرم پلان ہے، ڈالر کو 250 کی سطح کے آس پاس لے کر آئیں گے۔ دیٹ از بیکاز the establishment is involved، آرمی چیف کا اس میں انوالومنٹ ہے، اور بھی باقی چیزوں میں جو کہ سبجیکٹ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا، جو کہ ان کا ٹاپک نہیں ہے، جو کہ ان کو کرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا نصرت، ایک چیز اور بتائیے گا، ابھی جو خبریں ہم عام طور پہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ اسٹاک سے اچھی خبریں آ رہی ہیں تو معیشت ہماری بہتر ہو گئی، تو آپ کو لگتا ہے پھر اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، صرف فرضی باتیں ہیں کہ نئے نئے ریکارڈ اسٹاک مارکیٹ میں آج کل بن رہے ہیں؟ آج بھی ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ قائم ہو رہے ہوں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں، دیکھیں اکانومی اس وقت بہتر ہوگی جو ایک سمپل اکنامکس کا رول ہے، جن لوگوں نے بھی بزنس پڑھا ہوگا ان کو پتہ چلے گا، آپ کا بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹس کا ہے، آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں، آپ کی امپورٹس کتنی ہیں، آپ سارا بیس ہی امپورٹ پہ کرتے ہیں، آپ ایگرو بیسڈ اکانومی، آپ کی ہر چیز یہاں پر اگنی چاہیے جو آپ کی کنزمپشن ہے، بلکہ اس سے زیادہ اگنی چاہیے جو آپ ایکسپورٹ کریں۔ ہم تو اپنی بیسک نیسیسٹی کو بھی باہر سے منگوا رہے ہیں، ہم فرٹیلائزر میں ہم نے ترقی نہیں کی، ہم نے ماڈرن ایگریکلچر میں ترقی نہیں کی، ہم نے اپنے ملک کی زمین جو زرخیز تھی اس کو اسی طرح سے پولیٹیسائز کہہ لیجئے، وڈیرا سسٹم کہہ لیجئے، چودھری سسٹم کہہ لیجئے، واٹ ایور، انہی سسٹمز میں ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ایک ریڈنڈنٹ سسٹم ہر جگہ چلا آ رہا ہے وہی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اسے بہتر اکانومی کہتے ہیں۔ بہتر اکانومی اس وقت آپ کو نظر آتی ہے جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے بزنس کی گروتھ کتنی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں جو کمپنیز لسٹڈ ہیں، ظاہر ہے ان کی سٹینڈنگ اتنی زیادہ ہے کہ وہ وہاں لسٹڈ ہے، ان کے تو ویسے ہی آپ عام طور سے بھی دیکھیں تو بہت اچھا، کبھی اوپر جائیں گی کبھی نیچے جائیں گی۔ جو ایک عام آدمی کی زندگی میں ڈفرینس کریٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یوٹیلیٹی بلز کیا ہیں، ہم الیکٹریسٹی کے بل کتنے دے رہے ہیں، ہم کیا ایجوکیشن افورڈ کر پا رہے ہیں، کیا ہم ہیلتھ افورڈ کر پا رہے ہیں، کیا ہم ٹریولنگ افورڈ کر پا رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، کیا ایک عام پاکستانی اتنا کما پا رہا ہے، کیا وہ اس کو منیمم ویج بھی مل رہی ہے، کیا آپ کے ادارے اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ ایک عام پاکستانی اپنی ایوریج روٹین لائف گزار سکے۔ اکنامی تو اس وقت بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ نصرت، یہ سوال ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی ہے کہ نئے سے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں، معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے لائف سٹائل میں، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، وہ آج بھی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ خیر، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بلاول کے بزرگ سیاستدانوں کے حوالے سے جو بیانات ہیں انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلاول بھٹو دبئی روانہ ہو گئے، زرداری صاحب بھی چلے جائیں گے، اور دوسری بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ باپ باپ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی میں آخر چل کیا رہا ہے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी में कुछ क्या इख्तलाफात हैं या सिर्फ ये एक सियासी बयानबाजी कही जा सकती है क्योंकि इलेक्शन करीब हैं तो सियासत में ये वतीरा चलता है कि इस तरह के बयानात दिए जाएं, लेकिन जो सियासी हलके हैं वो ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ इख्तलाफात पीपल्स पार्टी में देखने में आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बिलावल भुट्टो के बयानात सामने आ रही हैं। नादिर साहब, ये आखिर चल क्या रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर? मुखालिफिन ये मानते हैं कि कुछ ना कुछ इख्तलाफात हैं और हमने ये भी देखा कि जरदारी साहब ने ये वाजे कर दिया कि बाप तो बाप होता है और जिनको टिकट जारी किए जाएंगे उस पर बिलावल के नहीं बल्कि उनके अपने दस्तखत होंगे। जी, कम से कम ये बात तो जाहिर हो गई ना, पाकिस्तान में इस वक्त एक ही पार्टी है जिसके अंदर इख्तलाफ राय का गुंजाइश है और जमहूरी जो अमल है वो वाकई में उस पर कायम है, मानती है कि पार्टी के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। जरदारी साहब ने तो वाजे कर दिया कि नवाज शरीफ साहब के सामने तो कोई बात ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो अपने हर वर्कर को, अपने हर रुकन को आज़ादी देती है कि वो अपने इज़ारी अपने ख़यालात का इजहार कर सके और डर नहीं हो, खौफ नहीं हो। तो आई थिंक ये तो वेलकम करना चाहिए पूरे पाकिस्तान के जितने भी बाकी एनालिस्ट हैं या एंकर्स हैं या कोई भी पाकिस्तानी है, उसको तो देखना चाहिए कि भाई पार्टी तो बड़ी अच्छी पार्टी है। और बिल्कुल सही जरदारी साहब ने कहा कि सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो पार्टी है वही इलेक्शन लड़ती है, क्योंकि आपको पता है मुशर्रफ के दौर में जो ट्रिपल पी जो पार्टी है उसको बैन कर दिया गया था, तो फिर 4 पीस बनाई गई थी जिसमें उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मखदूम अमीन फ़हीम साहब को उसका प्रेसिडेंट बनाया था। तो अभी जरदारी साहब बिल्कुल साइन तो करेंगे तमाम। अच्छा नादिर साहब, हमें ज़रा अपने हवाले से बताइए ना कि आप तो नौजवानों में आते हैं, तो आप किसकी जानिब हैं? जरदारी साहब की जानिब हैं या बिलावल की जानिब है? क्योंकि आपकी जमात के जो दीगर सीनियर रहनुमा हैं वो तो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। वो कहते हैं कि इम्तिज़ाज होना चाहिए, पुराने सियासतदान भी और नौजवान क़यादत भी। देखिए, जरदारी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया था, ये घर घर का यही किस्सा है। हर घर में जो बड़े हैं वो अपना एक ख़यालात रखते हैं, जो नौजवान हैं मेरे जैसे वो अपने ख़यालात रखते हैं। तो मेरे घर में भी ऐसे ही है। वालिद साहब एक पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, 6 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, तो उनके ख़यालात थोड़े से अलग हैं मेरे थोड़े से अलग हैं। मगर अब तो देखें, ये पार्टी को भी समझ जाना चाहिए कि अभी जो पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी है 70% जो पाकिस्तान के पॉपुलेशन है वो यूथ पे मुश्तमिल है। 35 एज ग्रुप के आसपास और उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो इस 70% में आते हैं। तो मैं और बिलावल साहब हम इसी 35 एज ग्रुप के आसपास हैं और हम पाकिस्तान की जो अक्सरियत है, जो आवाम है, उसके हम हिस्सा भी हैं, उसको हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थिंक आने वाले इलेक्शन में यही करेगी, एक मिक्सचर लेकर आएगी पुराने सियासतदानों के और नौजवानों की, ताकि नौजवानों को अपील तो कर सके ना। जरदारी साहब बिल्कुल हमारे लीडर हैं, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, को चेयरमैन हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार्टी को संभाला है और हर हुकूमत में पीपल्स पार्टी को बचाने वाली जरदारी साहब ही है। चाहे 2013 से 2018 में जो मुश्किलात का एक सफ़र था या 18 के बाद जो मुश्किलात पेश आई पार्टी को, तो जरदारी साहब ने पार्टी को संभाला है। मगर जरदारी साहब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। कल इंटरव्यू में उन्होंने यही बोला कि मेरे बाद बिलावल आएंगे, मेरे बाद आसिफा आएंगी। तो फ्यूचर तो हर वालिदैन भी देखते हैं और सिर्फ वालिदैन होने की हैसियत से नहीं। यानी आप कहते हैं कि ये इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ एक सोच का फ़र्क है। ठीक है खिलदा साहब, आपने एक बयान दिया कि नून में से शीन निकालने की बातें करने वाले अब अपनी वजाहतें देंगे। आपने किससे कहा है, किसको मुखातिब किया, किसको पैगाम दिया? देखिए, मैंने जो ये मामला तो पीपल्स पार्टी का अंदरूनी है, जो कल गुफ्तगू की है सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने और जो आज बिलावल साहब ने डीपी भी लगाई है और वो दुबई चले गए। मैं इस पर नहीं बात करना चाहता। मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाह रहा था, जो लोग नून और शीन की मिसालें देते थे कि दो बयानिए हैं, दो तो ये मुकाफात अमल है। पाकिस्तान में देख रहे हैं जिन लोगों ने जो भी हमारी क़यादत के लिए बोला, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया, उनकी गिरफ्तारी पे मजाक उड़ाया, उनके केसेस पे मजाक उड़ाया, जो तनकीद की, वो सब अमल जारी है। तो ये पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब ने तो एक लाइन खींच ली कि 2 जमातें हैं, एक पीपीपी दूसरी पीपीपी, मतलब 4 पीपीपी और 3 पीपीपी, मतलब दो उन्होंने एक सोच का ऐलान कर दिया, वाजे कर दिया। वो भी उनका अंदरूनी मामला है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मुझे फ़ख्र है
कि मेरा कायद नवाज शरीफ है और उसकी बेटी मरियम नवाज ने अपने वालिद मोहम्मद के साथ जेल में भी रही, उनकी तकालीफ में भी उनके साथ थी, और उनकी जब वो बाहर थे तो मरियम नवाज साहबा ने पार्टी को भी संभाला, पार्टी को मुतहर्रिक रखा और तमाम जदोजहद की शहबाज साहब ने भी, मगर मरियम नवाज साहबा ने जिस तरह पार्टी को संभाला, जिस तरह उनके केसेस पे, अपने केसेस पे जिस तरह फेस किया वो सारा मामला, आज तक मरियम नवाज साहिबा किसी पार्टी ओहदे के लिए उसने बात नहीं की, किसी ये नहीं देखा कि मेरा फ्यूचर कल मैं MNA MPA वजीर आला वजीर आजम, कभी ये बात नहीं, कभी ख्वाहिश नहीं दिखाई। हालांकि जितनी जदोजहद मरियम नवाज, अगर मरियम नवाज साहबा चीफ एडवाइजर बनी है तो अपनी जदोजहद से बनी है। जमात ने महसूस किया कि उसको अब ओहदा देना चाहिए, उसको पाकिस्तान के जलसों के लिए तमाम इलेक्शन जैसे कैंपेन उन्होंने किए। हाँ। तो मुझे फख्र है मरियम नवाज साहबा के मैन पे, लीडर पे, कि उन्होंने कोई ऐसी ख्वाहिश कभी ये नहीं कहा कि अब मेरा वक्त आ गया है या नौजवान। आप देखो मैनिफेस्टो जो कमेटी बनी है उसमें काफ़ी तादाद जो है नौजवानों की है, नए चेहरों की है। ये कहने से नहीं होगा, ये इम्प्लीमेंट से होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नुसरत साहिबा, आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि बिलावल और जरदारी में जो भी मामलात हैं ये घर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, या आपको वाकई लगता है कि एक लाइन ड्रॉ हो गई है दोनों के दरमियान? नहीं, घर घर की कहानी तो उस तरह से नहीं है, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मज़ायका है। अगर बिलावल जरदारी साहब ने ये कहा कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में हम सब जानते हैं कि बहुत से यंगस्टर्स हैं और बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर सकते हैं, तालीम याफ्ता भी हैं और उनमें वो डायनामिक्स भी मौजूद हैं जिसकी हमें सियासत में ज़रूरत है। वो बिल्कुल ठीक है कि सीजन्ड पॉलिटिशियंस की भी हमें ज़रूरत है, तो कोई मिक्स एंड मैच हो सकता है, लेकिन इख्तलाफात हो सकते हैं आपसी, और वही मुझे लगता है कि बिलावल साहब की अपनी एक सोच है और जरदारी साहब क्योंकि हमेशा से गेम चेंजर रहे हैं और बड़ा सोच समझ के वो दूर की सोचते हैं, बड़ा विजन है उनका, तो उनकी अपनी एक सोच है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये घर घर की बात है, ये सियासत की बात है। और इस वक्त जो सियासत नए नए रंग और रूप लेकर आ रही है, मुझे तो बड़ी हैरत होती है और मैं मतलब इसको क्या नाम दूं मुझे समझ नहीं आता। आप भी इत्तेफाक करेंगी कि अभी 4 दिन पहले तक PDM जो है एक दूसरे के गुण गा रही थी, एक दूसरे के साथ खड़े थे और मुल्क जो है इनकी प्रायोरिटी था। लेकिन मैं हमेशा ये देखती हूँ, मुझे हैरत होती है कि 7 से 11 में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मुल्क जो है वो तो प्रायोरिटी है कि नहीं है, लेकिन मेरा लीडर प्रायोरिटी होता है। मेरा लीडर कौन है, मेरे लीडर ने क्या किया, मेरा लीडर किस तरह का है। तो मुझे अक्सर ये प्रोग्राम्स देखकर ऐसे लगता है कि शायद ये जो 7 से 11 में हम बार बार आवाम को ये बताते हैं कि लीडर कौन है या मेरा लीडर कैसा है, या हम याद दहानी कराते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि भाई पाकिस्तान मेरी प्रायोरिटी है। जितने मेहमान आते हैं, हर चैनल की मैं बात कर रही हूँ, वो ये क्यों नहीं बात करते कि जी मेरा मुल्क कैसा है, मेरी प्रायोरिटी ये है, मैं ये कर सकता हूँ। आप देखिए इस खित्ते में ही अगर आप देख लें, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो MPA सिलेक्ट होते हैं, MNA सिलेक्ट होते हैं, जितने और लोग भी होते हैं, वो इस तरह मौरूसी सियासत का हिस्सा नहीं होते हैं। वहाँ पर भी कुछ घराने हैं, लेकिन उनका भी अपने क्रेडेंशियल्स होते हैं। फलां ने ये डिग्री हासिल की, फिर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की, फिर लॉ की डिग्री हासिल की, फिर इतने साल का एक्सपीरियंस है, फिर वो एक जगह पे पहुंचा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर मैं किसी जगह की सरदार हूँ और मेरे पास वोटर्स हैं, तो मैं उस जगह की MPA हूँ। तो हमने तो इस तरह की सियासत देखी है, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। हम उस माइंडसेट को चेंज ही नहीं कर रहे हैं। हम आज भी उसी तरह से बात करते हैं, मेरा लीडर, मेरे उसने, इसने कुर्बानी दी, उसने। भाई ये बात आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आप अवाम पे छोड़े। जो अवाम जिसको समझती होगी कि जी इसने कुर्बानी दी है या इसने ये किया है या उसने वो किया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आगे ये तो नहीं बोलते रहते थे कि जी मैंने किया है, ये मैंने किया, ये मेरी वो है, ये मैं, ये जो मैं है ये अब है, वरना पाकिस्तान वाज द प्रायोरिटी एंड पाकिस्तान इज द प्रायोरिटी। नेशनल कॉज इज द प्रायोरिटी। मेरे लीडर ने क्या किया, मेरी पार्टी ने क्या किया, भाई आपको किसी ने दावत दी थी, यानी आप सियासत में अपने लीडर्स के गुण हैं। बिल्कुल नुसरत, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। तो सर्विस करनी है ना। आपने कहा हमने आवाम के लिए खिदमत करनी है, तो खिदमत में फिर जताना कैसा, फिर करें खिदमत। एहसान किया तो फिर जताना कैसा, आए आप लोगों के लिए काम करें, बस ठीक है। फिर इसमें ये क्या बात है कि हमने कुर्बानी दी, हमने ये किया, हमने वो किया, अपनी चॉइस से किया। एक बार कुर्बानी दी, आपको किसने कहा था दूसरी बार कुर्बानी दे? आपको किसने बोला तीसरी बार आए? आपको किसने बोला? और कुर्बानियों के मजे भी फिर सियासी जमातें खुद ही लूटती हैं। इस पर हम लियाकत साहब से बात मैं इसमें जरूर कहना चाहती हूँ, लास्ट बात के
अभी जो फरमा रहे हैं, मेरे लिए सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जितने भी लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आई रिस्पेक्ट देम ऑल, लेकिन ये नज़रियाती इख्तलाफ मेरा अपनी जगह है। अगर मैं किसी सियासतदान की बेटी हूँ या मैं किसी सियासतदान का बेटा हूँ, तो मुझे पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो मुझे MNA बनाए या MPA बनाए। एंड दिस इज अ वेरी क्लियर ट्रूथ which is known to everybody। तो ये कहना कि जी मैं अपनी तगोदो से आया हूँ, आपका अपना इंटरेस्ट है। every time you come back, तो ये आपका अपना इंटरेस्ट है, कौन सी उसमें सर्विस है, और अगर सर्विस कर रहे हैं तो उसे जताए नहीं ना, फिर सर्विस करें अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा लियाकत साहब, आप वैसे इस इख्तलाफ को कैसे देख रहे हैं? मुनाफिकत से तो बेहतर है फिर बंदा इख्तलाफ ही रखे। अगर बिलावल ने ये कहा है कि नौजवान क़यादत की मुल्क को ज़रूरत है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, ऐसा है। और इम्तिजाज अगर तजर्बा वहाँ से ले लिया जाए, नौजवान क़यादत सामने आए, तो आपको लगता है कि ये बेहतर होगा मुल्क के लिए? बहुत बेहतर होगा। बिलावल साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और जरदारी साहब की जो ट्रुथफुलनेस है उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। 2 दिन पहले जब बिलावल साहब ने यह बयान दिया तो लोग इसको सियासी बयानबाजी समझ रहे थे, क्योंकि तमाम जमातों के जो सरबराहान हैं सब बुजुर्ग हैं, इंक्लूडिंग जरदारी साहब, और पीपल्स पार्टी की जो सफ़े अव्वल की क़यादत है सारे बुजुर्गान हैं, और लोग ये समझ रहे थे सियासी बयान है। लेकिन ये साबित हुआ बिलावल साहब ने जो है घर में भी ये चंगारी जो है वो लगा रखी है, और उसकी इस जुर्रत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और फिर जरदारी साहब ने मीडिया पे आके इस बात का इतराफ़ किया कि ये मामला ऐसा है, उसने जो है कोई ग्रे एरियाज में बात नहीं किया। ये ट्रुथफुलनेस, इसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये कि घर की लड़ाई का हमेशा जो फ़ायदा है वो मुखालिफिन उठाते हैं, और तमाशा मोहल्ले में लगता है। अब तमाशा पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर अंदरूनी सफ़ों में लगेगा, और इस पर सवालात उठेंगे, सफ़बंदियाँ होने का ख़दशा मौजूद है, और ज़ाहिर है मुखालिफिन इसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन इसके बरक्स PMLN आप देखें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, हमजा शरीफ, ओवर द डिकेड इस फैमिली में कभी कोई रिफ्ट नहीं आया, रिफ्ट की बातें होती रहीं, लेकिन उन्होंने इसको कंट्रोल किए रखा और कभी इख्तिलाफ सामने नहीं आया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मियाँ साहब 3 दफ़ा PM रहे, शहबाज शरीफ CM रहते रहे, फिर शहबाज शरीफ मियाँ साहब के सपोर्ट की वजह से PM बने, हमजा शहबाज वो CM पंजाब रहे, आगे मरियम बीबी जो है पार्टी को लीड करती रही। तो इसका उसको फ़ायदा ज़रूर हुआ इस फैमिली को। लेकिन बिलावल साहब के इस जुर्रतमंदाना इकदाम से अभी इलेक्शन के पीरियड में पीपल्स पार्टी को नुकसान ज़रूर होगा, कंफ्यूजन ज़रूर फैलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में पीपल्स पार्टी को इसका फ़ायदा होगा। बिलावल साहब ने यह साबित किया कि उसमें कायदाना सलाहियतों के साथ साथ जुर्रत भी मौजूद है। और किसी और बुजुर्ग के बजाय अच्छा लियाकत साहब, एक चीज हमने और भी देखी कि लियाकत साहब ने एक चीज और भी देखी कि बिलावल ने इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की, फिर आज उन्होंने अपनी खाला के साथ और 2 बहनों के साथ तस्वीर पोस्ट की, तो उस पर भी खबरें बन गई कि शायद इख्तलाफात इतने संगीन हो गए। देखिए, जितने भी इख्तलाफात संगीन हो, वालिद और बेटे का रिश्ता है, ये पिछले साल भी कुछ इस तरह के इख्तलाफाती बयान आए थे और वो फिर काबू हो गए थे, अब भी काबू होंगे। लेकिन इस इख्तलाफात जो टूट फूट है, इसका मैंने कहा कि इलेक्शन के दिनों में पीपल्स पार्टी को जरूर नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब का पोजीशन भी बेहतर होगा, कायदानी सलाहियतों के साथ साथ जुर्रत भी सामने हमें दिखाई दे रहा है। और एक और जो फायदा होगा, फिर जो पीपल्स पार्टी के अंदर जो यूथ है, जो वर्कर है, उसको एक जबान और जुर्रत उनको भी मिलेगी। कल बिलावल साहब फ्रंट सीट पे, ड्राइविंग सीट पे आ जाएंगे, तो फिर उनके खिलाफ भी उनके जो सियासत होगा, जो रवैया होगा, अगर वो ठीक नहीं रहता, रिवायती रहता है, तो उसके वर्कर उसके खिलाफ बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में इसका पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि इलेक्शन के दोनों में पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के नज़दीक इसका नुकसान हो सकता है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुल्क में जो और सियासी गहमा गहमी चल रही है, जो सियासी बयानबाजी हो रही है, जैसे कि हमने देखा कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बन चुका है, दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है उसके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार हैं। 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का टाइम दिया गया है, जबकि हामिद खान ये कह चुके हैं ये खासा मुश्किल है कि 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि जो क़यादत है वो जेल के अंदर है। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे अपने मेहमानों से एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आजकल की अगर हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पर नज़र डालें तो जब से नवाज़ शरीफ वापस आए हैं सियासी हलकों में यही बात की जा रही है कि उनके लिए जो तमाम मुश्किलात थी, जो उनके तमाम रास्ते से वो साफ़ हो गए हैं। फिर हमने देखा कि नवाज़ शरीफ ने सिंध में भी अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की, MQM ने भी उनके साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है इलेक्शन। इसके अलावा फिर वो बलूचिस्तान भी गए, बाप पार्टी के रहनुमाओं ने भी उनके साथ देने का ऐलान कर दिया है। तो लियाकत साहब, वैसे तो जो बातें चल रही हैं वो तो यही है कि नून लीग की पोजीशन फिलहाल मुस्तहकम है अगर देखा जाए आइंदा इलेक्शन में, तो फिर उनको ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि वो बलूचिस्तान जाएं, सिंध जाएं, वहाँ जाके मुलाकातें करें, जबकि नून लीग का ये दावा भी है कि वो तो काफ़ी बड़ी तादाद में सीटें हासिल करेगी पंजाब से। देखिए, सिंध बलूचिस्तान जाएंगे, वहाँ भी तो सीटें हैं और वहाँ पे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर बनाने का उनका ख्वाहिश है। 20 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं बलूचिस्तान में, सिंध में बहुत सारी नशिस्तें, ज़ाहिर है वो ये सारे हासिल करेंगे। KP में, पंजाब में तभी जाके उनकी अच्छी पोजीशन बनेगी। 96 के इलेक्शन में भी जब 2/3 मेजॉरिटी उनको मिली थी तो चारों सूबों से मिली थी और ये बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि नवाज शरीफ साहब लाहौर से निकल के सबसे पहले बलूचिस्तान गए हैं। हालांकि बलूचिस्तान जो है हमारे पार्लिमानी जो पॉलिटिक्स है, जो लीडरशिप है कौमी सतह की, उनके लिस्ट में जो है लास्ट प्रायोरिटी पे होती थी, इस दफ़ा जो है फर्स्ट पे आ गई है। इसका बड़ा अच्छा मैसेज गया है। और पहले भी 3 दफ़ा मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया लीडर वो सामने आ गए और एकदम उनका पार्टी जो है बनना शुरू होगा, लोगों की तवज्जो उनकी तरफ हो गई। और आपको याद होगा बीबी शहीद जब वापस आई थी मुल्क, उस वक्त भी लोगों का एक बहुत बड़ा उनकी तरफ जो है एक रुझान हो गया था जब वो जलावतनी से वापस आई थी। इवन 86 में जब जलावतनी से वो वापस आई थी तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। मियाँ साहब भी अब 4 साल मुल्क से बाहर रहे हैं, वापस जब वो आए तो उसके एक नेचुरल एक सिंपैथी, हमदर्दी लोगों में होती है और वो रुझान में नज़र आ रहा है। अब चूंकि मियाँ साहब लग ये रहा था कि उनका आना मुश्किल होगा, उनके काफ़ी सारे केसेस हैं, हर्डल्स हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं, रुकावटों की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। जब वो आ ही गए तो ये एक फिजा कायम होना शुरू हो गई कि मियाँ साहब जब आ ही गए तो सियासत के पुराने प्लेयर हैं, 3 दफ़ा पहले वज़ीर आज़म रहे हैं, 4थी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की उम्मीद उनकी मौजूद है। और जो इलेक्टेबल्स हैं वो चूँकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि जिस जमात की हुकूमत बनने जा रही है तो उसमें वो शामिल होते हैं। तो बलूचिस्तान में भी यही कुछ हुआ है और पास्ट में भी ये होता रहा है और ये एक प्रैक्टिस है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, ये मैं उस फिजा की बात कर रहा हूँ कि लोगों को ये लग रहा है क्योंकि 3 दफ़ा पहले भी वज़ीर आज़म रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि पहली दफ़ा कोई लीडर जो है वो एब्रोड से आ रहा है और आते ही साथ ही ये माहौल बने कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और लोग उसको उसकी पार्टी को ज्वाइन करें। लेकिन बातें तो यही चल रही हैं ना, बातें तो यही है। यही इन्हीं बातों के असरात हैं कि इलेक्टेबल्स जो है ना वो PMLN को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर ये बातें ना हो तो इलेक्टेबल्स कहाँ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इलेक्टेबल्स हमेशा उसी जमात को ज्वाइन करते हैं जिसकी गवर्नमेंट बनने जा रही होती है, क्योंकि उनके एक तो अपने इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में मसाइल हैं, फिर वर्कर हैं, लोग वो काम मांगते हैं, डेवलपमेंट स्कीमात मांगते हैं, जॉब्स मांगते हैं। इन डिमांड्स की बुनियाद पे जो इलेक्टेबल्स हैं उनको वही जमात सूट करती है जिनका सूबे में वफाक में जिसकी हुकूमत हो। तो ये वही फिजा है, लेकिन ये फिजा कितना कायम रहता है, कल आने वाले कल क्या सूरत हाल बनती है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। जैसे अब पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने एक चिंगारी जो है उन्होंने जला दिया है और एक उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के यूथ में मैं देख रहा हूँ कि एक हौसला पैदा हुआ है कि कोई एक यंग लीडर अपने घर में बगावत करके, बड़ा बगावत मैं उसको नहीं कहता हूँ, मैं पॉजिटिव टर्म्स में कह रहा हूँ, पॉलिटिकल टर्म्स में, कि वो अपने वालिद साहब को भी चैलेंज करके क़यादत अपने हाथ में लेना चाहते हैं और उनका जो अपना विजन है नई नस्ल के जो तकाजे हैं उसको पूरा करने के लिए वो किसी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी जो सूरत हाल है डे टू डे उसके असरात होते हैं। पॉलिटिक्स इज डे टू डे बिजनेस। आने वाले कर मियाँ साहब को लोग किस हवाले से डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं नहीं कर सकता। आज की फिजा जो ये कायम हुई है उस पर मैंने गुफ्तगू की। ठीक है। अच्छा खिलदा साहब, जैसे कि अभी लियाकत साहब ने कहा है कि इलेक्टेबल्स का नून लीग में शामिल होना क्या इस बात की निशानी है कि आइंदा आने वाली हुकूमत नून लीग की है? देखें, जो अब आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान भर में जा रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, देखिए PMLN एक कौमी जमात है
اور 18 امendment کے بعد صوبوں کے پاس اختیار آتا ہے. سندھ اور بلوچستان میں احساس محرومی ہے. جس طرح پنجاب نے ترقی کی ہے، خوشحالی ہے، باقی صوبوں میں ایسے نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہمیں جب تک بلوچستان یا سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہوگی تو ہم اس طرح ان صوبوں میں ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. تو ایک تو وجہ یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پنجاب کی اس وقت قومی اسمبلی کی 142 سیٹیں ہیں. ہمارے لیے میدان خالی ہے. ہمیں اندازہ ہے، ہماری جو ہمیں سروے رپورٹس ہم نے کروائی ہے، جو ہمیں عوامی 21 اکتوبر کے نواز شریف صاحب کے استقبال کے بعد 120 سیٹیں ہم پنجاب سے اٹھائیں گے. بلوچستان، کے پی کے اور سندھ سے باقی جو ہماری سیٹیں ہیں، ہم ٹارگیٹ ہے کہ ہم سادی اکثریت سے حکومت بنائیں. تو یہ وجوہات ہے. ایک تو صوبوں کی ترقی اور خوشحالی، دوسرا یہ کہ ہم قومی اسمبلی میں اتنا مضبوط ہو کر آئیں اور تمام صوبوں کا ہمارے پاس مینڈیٹ ہو اور ہم سادہ اکثریت سے ہو، تمام فیصلے کر سکیں، پالیسیز بنا سکیں، جو ہمارا منشور ہے اس پہ عمل درآمد کر سکیں. مگر جو بات میری کٹ گئی تھی ٹیکنیکل بنیاد پہ، مجھے فخر ہے اپنے پارٹی کے لیڈرز پہ، قائدین پہ، اور ہماری جو نوجوان قیادت ہے جس میں مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب 2.5 سال سب سے زیادہ جیل میں رہے. مریم نواز صاحبہ نے جدوجہد کی ہے، مگر کبھی بھی پارٹی میں نہ کوئی عہدہ مانگا، نہ کوئی خواہش دکھائی، نہ وزیر اعلیٰ کی، نہ وزیر اعظم کی. مریم نواز صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنایا گیا ان کی جدوجہد کی بنیاد پر. حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ان کی کارکردگی اور ان کی جدوجہد پہ. تو یہ ہماری پارٹی میں یہ کلچر ہے کہ نوجوانوں کو بھی موقع ملتا ہے، اور سینئر جو ہیں ملک کے لیے اس وقت سینئر اور جونیئر سب مل کے پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. اور ہمارا چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کا بنے گا. یہ پاکستان کے لیے، ہماری پارٹی کے لیے بلیسنگ ہے کہ ان کا تجربہ یہاں موجود ہے. دنیا میں ہم اکیلے ہو گئے تھے جہاں پہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کردار ادا کیا ہے، اور اب آنے والے عوام کی مینڈیٹ سے، اللہ کے کرم سے اگر ہمیں موقع ملا تو ہم پاکستان کو ترقی کی ڈگر پہ لے کے جائیں گے نواز شریف صاحب کی قیادت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نادر صاحب، سندھ میں جو اتحاد بنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس سے خطرہ ہے؟ اور آج جیسے کہ مصطفیٰ کمال نے بھی کہا ہے کہ بلاول کے بڑے ہمارے دروازے پہ آ کر بھیک مانگا کرتے تھے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے خلاف ہر الیکشن میں اتحاد بنتا ہے. 2018 میں بھی بنا، پر اس کا تو بالکل ہی فلوپ سین ہو گیا تھا. 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 2013 سے زیادہ سیٹیں لی، اور میں آپ کو آلریڈی بتا رہا ہوں کہ 2018 سے زیادہ ابھی 2024 میں پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہوگی. باقی مصطفیٰ کمال یا جو بھی بیان بازی کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. ان کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں، پرفارمنس ان کی زیرو ہوتی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا تمام تیاری کیا ہوا ہے. سندھ کو تو انشاءاللہ 98 یا 99% رزلٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے حق میں آئیں گے سندھ کے اندر. بلوچستان میں بھی جس طرح باقی بھائی اور آپ بھی کہہ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں نون لیگ میں، مگر یہ وہی لوگ ہیں جو ماضی میں بھی نون لیگ میں رہ چکے ہیں. جام کمال صاحب بھی ماضی میں نون لیگ میں تھے، اور بھی بہت سارے جو نام نون لیگ میں ابھی جا رہے ہیں، وہ پہلے بھی رہے. تو ضروری نہیں کہ ان کے جانے سے وہ سیٹیں بھی جیتے. وہ اپنی طرف سے کوشش پوری کر رہے ہیں. مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو لوکل باڈی الیکشنز ہوئے تھے بلوچستان کے اندر، اس میں 9 ڈسٹرکٹس تو پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت سے جیتا تھا. تو انشاءاللہ ان 9 ڈسٹرکٹس میں تو ہمارے ایم پیز اس دفعہ جیتیں گے. اس کے علاوہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک فروری 8 آئے تب تک ہمارا اور مومنٹم بڑھ جائے. اس طرح بلال صاحب بھی 30 نومبر کو ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں کوئٹہ کے اندر. اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ بلاول صاحب کے لیڈرشپ میں بہت سارے بڑے بڑے نام انشاءاللہ 30 نومبر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں گے. پھر یہ تمام جو اینالسٹ جو باتیں کر رہے ہیں بلوچستان کی ہوا اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں انشاءاللہ اپنا رائے دیں گے. بالکل، امید ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے. نصرت صاحبہ، سندھ کی مجموعی طور پر آپ کیسی سیاست دیکھ رہی ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کے لیے یہ اتحاد بنا ہے خطرے کی بات ہے؟ پیپلز پارٹی کا یہ 3rd ٹینیور ہے کنزیکٹیو سندھ میں، اور سندھ کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. بلکہ حالیہ جو سیلاب آیا تھا اس کے بعد جو صورتحال ہے اور اس دوران جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ زرداری صاحب کا ویژن ایز اے پولیٹیشین از فار بیونڈ اینی تھنگ ایلس، اور وہ بہت ویژنری ہیں. اگر ان کو
جہاں پالیٹکس کرنی ہوگی، جہاں ان کو پارٹی کے لیے ووٹس چاہیے ہوں گے، وہاں وہ اپنا ظاہر ہے پورا زور بھی لگائیں گے اور پوری اپنی جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کو بھی کام میں لے کر آئیں گے۔ یہ اتحاد کوئی ایسا خاص مجھے اس طرح سے معلوم ہوتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحاد تو بہت سے بنتے ہیں اور یوں ہی بگڑ جاتے ہیں۔ ابھی پی ڈی ایم کا بھی اتحاد آپ کے سامنے تھا، اور آج اسی پروگرام میں جو آپ کے شرکا ہیں انہوں نے ایک دوسرے پہ ہلکی پھلکی نوک جھونک شروع کر دی ہے۔ سو اٹ ول گو اے لانگ وے جب تک الیکشن کا دور آئے گا، جب تک سب کھل کے ایک دوسرے کے بات کریں گے، اور بس اسی طرح سے پھر یہ جو الائنمنٹ ہوتی ہے، یہ جو کوalition ہوتا ہے، یہ اپنے مقاصد کے لیے ظاہر ہے ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن اس سے پیپلز پارٹی کو ایز سچ مجھے کوئی خطرہ نہیں لگتا، کیونکہ ایم کیو ایم کی جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، جو پچھلی ان کی پرفارمنس رہی یا ان کا امپریشن رہا۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو یہاں پینیٹریشن میں، کراچی میں پینیٹریشن میں کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کا ایم کیو ایم سے اگر اتحاد ہوگا تو وہ بہتر ہوگا، لیکن اس کا رزلٹ کیا آئے گا وہ ہمیں ظاہر ہے آگے جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن یہی گزارش ہے، کیونکہ ان کو اگر دوبارہ کوئی مینڈیٹ ملتا ہے تو وہ کراچی کی عوام کے بارے میں بھی سوچیں اور پورے سندھ کے بارے میں سوچیں۔ جو چیلنجز ہم 2010 سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ آج بھی ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے، لیکن وہ آج بھی ہے۔ جو پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، وہی نعرہ نہیں باقی اور رہا۔ اب سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ اب جو عوام ہے، اب جو پاکستان کے عوام ہیں وہ پہلے سے کئی درجے زیادہ سمجھدار ہے۔ میں آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ کھیلدہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، نادر گبول صاحب، اس کے علاوہ لیاقت شہوانی اور نصرت حارث، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور بات بالکل ٹھیک ہے کہ بڑوں کے تجربے اور نئی سوچ جو نوجوانوں کی ہے اس کے امتزاج سے ہی جو ملک ہے وہ بہتری کی جانب جا سکتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔